हेलो 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 एवरीवन। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, आपका दोस्त और होस्ट। सो फाइनल रिवीजन सीरीज अपन डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत हुई थ्योरी, अब प्रश्नों की बारी। जो रिवीजन होगा वो प्रश्नों से यहाँ पर होने जा रहा है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से प्रश्न रहेगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। काफी चैप्टर्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और आज के सेशन में जो चैप्टर्स होंगे वो है जीव जगत और जीव जगत का वर्गीकरण। काफी इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस यहां पर अपन देखेंगे और कहां से क्वेश्चन बने हैं उसका प्रूफ भी मैं यहां पर आपको दे दूंगा एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेके कि एनसीईआरटी की इस स्टेटमेंट से ऐसा क्वेश्चन बना है और नीट में कैसे पूछा जाता है। वो सारा सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और बस दो ही जगह पर मैं आपको मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर भेज दीजिएगा। अराइजन कैरियर एकेडमी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। बाकी यूट्यूब पर तो आप मुझे सुन ही रहे हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं आपको पेपर और पेन लेके बैठना है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको वीडियो को पॉज कर करके आंसर उसका लिखना है, सोचना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। केवल देखने से काम नहीं चलेगा। 50 क्वेश्चंस में से आप देखिएगा कितने सही हुए और कितने गलत हुए। जो गलत हुए उनका एनालिसिस कीजिए, कौन से टॉपिक से हुए, कौन से पैराग्राफ से हुए, वो सारा सब कुछ आपको देखना है। तब नीट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से अपन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं बीच में। सो क्वेश्चन यहां पर ये रहा, किसी जीव को वैज्ञानिक नाम दिए जाने का औचित्य है कि। वैज्ञानिक नाम क्यों दिया जा रहा है? लिखा है पहला स्टेटमेंट, सुनिश्चित करना कि एक जीव का केवल एक ही नाम हो। किसी जीव का विवरण लोगों के मध्य समान नाम से किया जाना सुनिश्चित हो। सी लिखा है सुनिश्चित करना कि समान नाम किसी अन्य ज्ञात जीव के लिए उपयोग नहीं किया जाए। तो इसमें से आपको देखना है कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है कि एक जीव का केवल एक ही नाम हो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गिवन एनसीईआरटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। दूसरा लिखा है किसी जीव का विवरण लोगों के मध्य समान नाम से किया जाए, क्योंकि अलग अलग नाम अगर होगा तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या है, सही है। सुनिश्चित करना कि समान नाम किसी अन्य ज्ञात जीव के लिए उपयोग नहीं किया जाए, तो सेम वही यहां पर बात हो गई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट अपने पास क्या है, सही है। जिसको हिंदी वाले क्वेश्चन में डाउट रहता है तो इंग्लिश का साथ में मैंने लगा दिया, वहां पर आप देख सकते हैं। लिखा नेक्स्ट, पादप एक बीजपत्री तथा गेहूं टेक्सा को दर्शाते हैं। समान स्तर से संबंधित, विभिन्न स्तर से संबंधित, समान रैंक की कैटेगरी और सभी सत्य हैं। पादप एक बीजपत्री तथा गेहूं, ये जो शब्द लिखे हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा इसका आंसर होगा भिन्न स्तरों से संबंधित। समान स्तर पर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे इस वाले टेबल को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी को। ठीक है, गेहूं ले लो, पादप ले लो आप, ठीक है, या बाकी जो लिखा है गण लिखा है या वर्ग लिखा है, कुछ भी यहां पर लिखा है, वर्गी के संवर्ग जो लिखे हैं ये क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग स्तर को यहां पर बता रहे हैं। इससे संबंधित आगे और भी क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है किसी विद्यार्थी ने ए बी तथा सी सदस्यों या जीवों को भिन्न जातियों लेकिन समान गण में वर्गीकरण के दौरान सम्मिलित किया। जाति यहां पर क्या है, जाति यहां पर क्या है भाई लोगों, ध्यान में रखना है। जाति यहां पर क्या है, अलग है। ठीक है, गण जो है यहां पर क्या है, वो इन सबका समान है। सबका किस किस का, ए बी और सी जो बताया जा रहा है जीव उसका। तो अब आपको यहां पर देखना कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। लिखा है पहला, स्पष्ट रूप से ये सभी ए बी तथा सी जीवों को भिन्न कुलों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, दूसरा लिखा है स्पष्ट रूप से ये सभी ए बी तथा सी जीवों को समान कुल में सम्मिलित किया गया है। यहां लिखा है भिन्न कुल और यहां पर लिखा है समान कुल, बाकी सेम है। फिर लिखा तीसरा, स्पष्ट रूप से ये सभी ए बी तथा सी जीवों को भिन्न वंश तथा भिन्न कुलों में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। और चौथा लिखा गया है स्पष्ट रूप से ये सभी ए बी तथा सी जीवों को समान वर्ग में सम्मिलित किया गया है। फटाफट से आंसर इसका सोचेंगे तो काम आसान अपना हो जाएगा।
तो देखेंगे आप, आपको इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको वर्गी की जो संवर्ग बता रखा है वो आपको याद होना चाहिए, जाति से जगत का। ठीक है, क्योंकि जाति वाला वंश, वंश से ऊपर ऊपर, इस प्रकार से अपन उसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देखते हैं, तब जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से वर्ग और वर्ग से फाइलम, डिवीजन और किंगडम की ओर अपन यहाँ पर चल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो अपने पास सिंपल सा लिखा है, तो इसकी अगर अपन बात करें, ए बी सी की जो अपन यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से ये सभी ए बी और सी जीवों को क्या किया गया है, समान समान वर्ग में सम्मिलित किया गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि अपन बात करेंगे इनके लिए, तो ये जाति इनकी अलग हो सकती है, वंश अलग हो सकता है, कुल अलग हो सकता है, गण को अपन ने एक में रखा, तो आगे चलकर वो किस में जाएगा, वर्ग में ही तो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो वर्ग में अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको सम्मिलित कर रहे हैं। आंसर अपना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, पादप प्रादर्श जिन्हें सुखाकर प्रेस पर, शीट्स पर संरक्षित करते हुए व्यवस्थित करवाते हैं निम्न के अनुसार। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन गलती से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो मिल ही जाएगा। सर्वात्रिक स्वीकार्य नामकरण तंत्र के अनुसार, सर्वात्रिक स्वीकार्य वर्गीकरण तंत्र के अनुसार, सर्वात्रिक स्वीकार्य पहचान तंत्र के अनुसार, और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी वाले ने हटा दिया टॉपिक, यही क्वेश्चन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा आपको। तो सर्वात्रिक स्वीकरणीय वर्गीकरण तंत्र के अनुसार अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी के अंदर यहाँ पर पढ़ते हैं हर्बेरियम शीट्स वगैरह, वो जो आता है सारा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि दो विपरीत विकल्पों के मध्य चुनाव की प्रक्रिया दर्शाता है, दिए गए कथन के संदर्भ में, अच्छा ये है, तो दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सा वर्गी की सहायता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहला लिखा है युग्म, दूसरा लिखा है सामान्यतः प्रकृति में विश्लेषणात्मक, तीसरा लिखा वर्गी की अध्ययन में तीव्र संदर्भ तंत्र की सुविधा उपलब्ध करवाना, चौथा लिखा समानताओं और असमानताओं पर निर्भर। तो इसका जो आंसर आपके पास होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, क्योंकि क्विक रेफरल, फटाफट से आपको एक दे रखा है, एक्सेप्ट आपको करना। जैसे अपन मैनुअल में भी पढ़ते हैं कि पादप जो है, पाइथन सटाइगम जो है, मटर जो है, एक का लंबा, दूसरा बोना, लाल पीला, इस प्रकार से अपन वहां पर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो एक को अपन एक्सेप्ट करते हैं, प्रभावी जो होता है वहां पर, दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये फटाफट से आपको पता चलेगा कि एक को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। क्विक हो रहा है, तीव्र हो रहा है यहाँ पर। निम्न दिए गए में से कितने आवास आर्की जीवाणु से संबंधित है, जिसे अपन कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। पहला लिखा गर्म झरने, दूसरा लिखा अत्यधिक लवणीय आवास, तीसरा लिखा समुद्र में गहराई पर दलदलीय आवास, और सामान्य रूप से अनेक जंतुओं पर प्रभावित। तो इसमें से कितने आवास यहाँ पर जो हैं, कितने आवास यहाँ पर जो हैं वो आर्की बैक्टीरिया के लिए बताए जा रहे हैं। तो आंसर इसका अपन देखेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर अत्यंत कठिन वास, एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है। जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने, कच्छ क्षेत्र जो आपके पास लिखा है, मिथेनोजन आपके पास सिंपल सा लिखा है। ठीक है, और रूमिनेंट जो पशु है उसकी आंत्र में भी यहां पर मिल रहे हैं। तो यहां अपन देखेंगे गर्म झरने लिखा है, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र आपके पास लिखा है, कच्छ क्षेत्र आपके पास लिखा है। ठीक है, तो लवणीय वास आपके पास हो चुका है, समुद्र में गहराई पर दलदलीय वास आपके पास सिंपल सा लिखा है। तो इसको अगर अपन यहाँ पर देखें, तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जाएगा, गर्म झरने। और इस स्टेटमेंट अभी मैंने आपको दिखाया है, सामान्य रूप से अनेक जंतुओं पर परजीवी या जंतुओं में परजीवी। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत है, ध्यान में इसको आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया का प्रकाश संश्लेषी वर्णक निम्न के समान होता है, उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषी वर्णक के जैसे, यूग्लिनोइड के प्रकाश संश्लेषी वर्णक के जैसे, डायटम्स के प्रकाश संश्लेषी वर्णक, और लिखा है चौथा उपरोक्त सभी क्या है, सत्य हैं। तो साइनोबैक्टीरिया नाम से आपको पता चलता है, ठीक है, नील हरित शैवाल जिसे अपन कहते हैं, तो शैवाल है तो मतलब वहां पर क्लोरोफिल तो आपको मिल ही रहा है। तो पादपों में मिलता है सेम वैसे क्लोरोफिल है, क्योंकि मिलता ही है, यूग्लिनोइड में भी मिलता है और डायटम्स में भी मिलता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे।
नेक्स्ट लिखा दिए गए में से कौन से रोगों का युग्म मानव में जीवाणुओं से संबंधित है? हैजा, टाइफाइड, टिटनस, नींबू का खर्रा रोग। दूसरा लिखा हैजा, टाइफाइड, टिटनस, सामान्य फ्लू। तीसरा लिखा है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, टिटनस। और चौथा लिखा टाइफाइड, हैजा, टिटनस और काला किट। ये भी एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर मिलेगा, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लिखा है यहाँ पर विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस और कैंकर जैसी बीमारियां यहाँ पर होती है। तो ये अपना जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपके पास कौन सा आ जाएगा? 8वें प्रश्न का आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। लिखा है पहला, ये मृतोपजीवी प्रोटिस्ट है। दूसरा लिखा अनुकूल दशाओं में एक समुच्चय जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं निर्मित करते हैं तथा समान दशाओं में फलनकाय बनाते हैं। तीसरा लिखा है इन सदस्यों के बीजाणु कशाभिका युक्त होते हैं तथा वायु धाराओं द्वारा फैलते हैं। और चौथा लिखा है इनके बीजाणु वास्तविक सेल्यूलोज कोशिका भित्ति रखते हैं। तो सही कथन इसके अंदर कौन कौन सा है? तो सही कथन की ओर अपन चलेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ये डायग्राम आपके पास किसका दिया जा रहा है, यहाँ पर कवक का ही यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सारे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर अवपंक पद क्या है? मृत पोषक प्रोटिस्ट है, ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में, आपको ध्यान रखना अनुकूल और प्रतिकूल भी ऑप्शन आपको दिया गया है। प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक लंबा रहता है और प्रतिकूल में क्या होता है? बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलन काय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण किससे होता है? वायु द्वारा सिंपल सा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अपन बात करेंगे तो ये क्या है? मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। अनुकूल दशाओं में ये समुच्चय बनाता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो क्या अनुकूल में बना रहा है या प्रतिकूल में बना रहा है? तो अनुकूल परिस्थितियों में जो समूह बनाते हैं वो आपके पास क्या है? प्लाज्मोडियम है जो कई फीट तक लंबाई रहता है। समान दशाओं में फलनकाय बनाता है या नहीं बनाता है? समान दशाओं में नहीं बनाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर लिखा है इन सदस्यों के बीजाणु कशाभिका युक्त होते हैं, कहीं नहीं लिखा है। चौथा लिखा है इनके बीजाणु वास्तविक सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति यहां पर रखते हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा अधिकांश कवक विषम पोषी होते हैं तथा जीवित पदार्थों तथा जंतुओं से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं, ये ऑप्शन फर्स्ट है। दूसरा लिखा है जीवित पादपों और जंतुओं पर परजीवी के रूप में निर्भर करते हैं। तीसरा लिखा है शैवाल के साथ सहजीवी संयोजन में लाइकेन के रूप में रहता है। और चौथा लिखा मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं। विषम पोषी और क्या करते हैं? जीवित पादपों और जंतुओं से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ करते हैं ना, जीवित पादपों और जंतुओं पर परजीवी के रूप में ना, शैवाल के साथ नहीं, मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित यहां पर ये करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास लिखा है जीवों को कौन सा युग्म एस को बीजाणु निर्मित करता तथा खाने योग्य स्वादिष्ट सदस्य है? एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स, ट्रफल्स। तीसरा लिखा है मोर्चेला एंड ट्रफल्स। और चौथा लिखा एक से अधिक विकल्प क्या है? सही है। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक तो मोरल्स और ट्रफल्स तो है आपके पास, और मोर्चेला जो लिखा है वो भी आपके पास किसका है? सेक फंगस है, थैली फंगस जिसे अपन कहते हैं, उसी का उदाहरण जो कि एडिबल है। तो एक से अधिक विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है वी टेकर के 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति में यूकेरियोट्स को किसके अंदर रखा गया? 3 जगत, 1 जगत, 5 जगत या 4 जगत? सिंपल सा ये प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोनेरा को अगर अपन छोड़ दे, टोटल 5 जगत अपने पास है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनीमिलिया। मोनेरा को अपन छोड़ दे तो सारे के सारे क्या है? यूकेरियोट्स है। तो यहाँ पर 4 जगत हो जाएगा अपना आंसर। अब क्या करना है आपको? गलत कथन की पहचान आपको करनी है। वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के सिस्टमेटा शब्द से उत्पन्न हुआ है। दूसरा लिखा है सिस्टमेटिक का अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था है।
तीसरा लिखा वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स में पहचान, नामकरण, वर्गीकरण तथा जीवों के मध्य उद्विकास संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। और चौथा लिखा वर्गीकरण पद्धति शब्द लिनियस ने दिया था। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको गलत जो कथन है उसकी पहचान यहां पर करनी है। गलत कथन की अगर पहचान में अपन चले तो नीचे चलते हैं। इस बार वर्गीकरण पद्धति शब्द लिनियस ने दिया था, सही बात है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नामकरण और ये सारा सही बात है। सिस्टमेटा अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था सही है, तो क्या इनमें से कोई भी गलत नहीं है। वर्गीकरण पद्धति जो लिया गया है यहाँ पर वो ग्रीक भाषा नहीं है, वो आपके पास कौन सी होगी, सिंपल सी, वो होगी आपके पास लेटिन। तो स्टेटमेंट पहला जो लिखा वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध कहलाता है, माइकोराइजा, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, और चौथा लिखा एक और दूसरा दोनों। सिंपल सा प्रश्न है, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। नेक्स्ट चलते हैं, गलत कथन की आपको पहचान करनी है। वे जातियां जिनकी संख्या ज्ञात है और जिनका उल्लेख हो चुका है उनकी परास 1.7 से 1.8 मिलियन है। दूसरा लिखा है वैज्ञानिक का नाम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो। तीसरा लिखा है जैविक नाम में पहला शब्द जाति संकेत पद जबकि दूसरा पद वंश का सूचक होता है। चौथा लिखा है जैविक नाम लैटिन में होते हैं प्राय और इटैलिक्स में छापे जाते हैं। गलत स्टेटमेंट को यहां पर अपन को पहचानना है। इजी सा प्रश्न है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। जैविक नाम में पहला शब्द जाति का होता है या वंश का होता है, जैसे होमो सेपियंस है तो होमो आपके पास क्या जाति है या वंश है, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए वंश है, तो पहला शब्द जाति नहीं होता है, ये गलत है। देखा पादपों की बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धतियां संबंधित है हर्बेरिया से, संग्रहालय से, वनस्पति उद्यानों से और फ्लोरा से। तो पादपों की बाह्य संस्थान की बात करें, वैसे नई वाली एनसीईआरटी में नहीं, आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो आंसर आपके पास होगा वो होगा केवल सी, वनस्पति उद्यानों में। एक्स2 की बात कर रहा और पादपों की बात कर रहा, हर्बेरियम संग्रहालय और फ्लोरा में अपन ऑन साइट की बात कर सकते हैं, वो आपके पास एनसीईआरटी, ठीक है। न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स दोनों बनाते हैं अंतरजात अलैंगिक और बहिर्जात लैंगिक बीजाणु के रूप में, कोनिडिया अलैंगिक और बेसिडियोस्पोर लैंगिक बीजाणु के रूप में, चल बीजाणु अलैंगिक और एस्कस बीजाणु लैंगिक बीजाणु के रूप में, और बहिर्जात अलैंगिक और अंतरजात बीजाणु के रूप में। न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स ये आपको आना चाहिए कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा या फंगस है, उसके बाद में ही आप आंसर यहां पर दे पाओगे। देना के लिए बात करें न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स की, अपन यहां पर बात करें तो यहां पर आपको मिल भी जाएगा न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स जो है वो देखेंगे आप। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाता है, किस प्रकार का है, बहिर्जात है। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, ठीक है, अंदर जातीय रूप से है ये। तो आपके पास सिंपल सा लिखा हुआ भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए कि 17वां जो क्वेश्चन है उसका आपके पास आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो आपके पास ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। बहिर्जात हो रहा है और अलैंगिक हो रहा है और अंतरजात हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लैंगिक बीजाणु हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पर, आम की पादप के संदर्भ में उभयनिष्ठ लक्षणों के बढ़ती हुई संख्या में निम्नलिखित वर्गीय की श्रेणियों को व्यवस्थित आपको करना है बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग नंबर में। द्विबीजपत्री, सेपेंडल्स, मेंजिफेरा, एंजियोस्पर्मी और एनकार्डियेसी, ये आपके पास कहां से प्रश्न आया है, एक टेबल आपको गिवन एनसीईआरटी में वहां से आया है। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये आप टेबल यहां पर देखेंगे आम की, तो आम की टेबल आप देखेंगे तो आम जैविक नाम मेंजिफेरा इंडिका, वंश मेंजिफेरा इंडिका, यहां पर आपको समझ में आता जाती है ये क्या है। कुल आपके पास एनाकार्डियेसी, ये गण सेपेंडियल्स, ये वर्ग लिखा है डाइकोटिलेडन्स, और संघ या भाग लिखा है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास आप देखेंगे तो आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पर आएगा। आरी बात समझ, बढ़ती हुई संख्या में निम्नांकित वर्गीकरण आपको करना है। बढ़ती में उभयनिष्ठ लक्षण, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लिखा है सोलेनेसी, कॉनकॉन्वलियेसी और एनाकार्डियेसी को समान गण में शामिल किया गया है। वो ऑप्शन नंबर, कथन नंबर दूसरा लिखा फेलिडी और होमेनिडी एक ही वर्ग से संबंधित है। क्या ये दोनों कथन असत्य हैं? दोनों कथन सत्य हैं, केवल पहला असत्य है और केवल दूसरा असत्य है।
तो यहां आप देखेंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास है। कॉन्वोल्यूसी सोलनेसी को अपन ने किसमें रखा, पॉलीसोनियल्स में रखा गया है, आर्यवासल में। बाकी ऊपर भी आपके पास लिखा फेलिडी है और कैनेडी आपको दे रखा है। फेलिडी में आपने शेर, बाघ, चीता, जो फेलिस जिसे अपन कह रहे हैं वो आपके पास सिंपल सा है। आर्यवासन तो जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर चलेंगे या आरोही क्रम में आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास लिखा है सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूसी और एनाकार्डियसी, वो समान गण में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। एनाकार्डियसी यहां पर नहीं अपने पास दिया गया है। स्टेटमेंट पहला जो वो आपके पास क्या हो जाएगा, गलत यहां पर हो जाएगा। स्टेटमेंट पहला यहां पर क्या हो जाएगा, गलत यहां पर हो जाएगा। दूसरा लिखा फेलिडी और होमिनिडी की बात कर रहे हैं, वो बिलोंग टू सेम कैटेगरी, और कैटेगरी उन्होंने यहां पर बताई ही नहीं है कौन सी यहां पर कैटेगरी है। जैसे आगे चलकर मेमेलिया के अंदर तो जाते ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर दूसरा सही है। तो केवल कथन फर्स्ट जो है वो क्या है यहां पर ए सत्य है। फिर लिखा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट जो कि समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं की कोशिका भित्ति से निम्नांकित कौन से लक्षण संबंधित है, मोटी द्विकपाटी अन अपघटनीय, फिर लिखा है पतली द्विकपाटी अन अपघटीय सॉरी अपघटीय, तीसरा लिखा है मोटी द्वि द्विकवीय, ये क्या लिखा है इसके नीचे आ गया, द्विकवचीय अपघटनीय, और चौथा लिखा पतली द्विकवचीय और अन अपघटनीय। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की बात करें तो समुद्र के मुख्य उत्पादक, और मुख्य उत्पादक कौन सा है, डायटम्स, डेस्पिड्स, ठीक है, सुनहरे शैवाल, वो आपके पास है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है भाई लोगों, वो द्विकवचीय यहां पर होती है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा इसके अंदर नहीं लिया है मैंने, वो आपके पास कौन सी होती है, द्विकवचीय होती है। द्विकवचीय कच्ची नाम आ रहा बार बार, द्विकवचीय यहां पर आपके पास है। द्विकवचीय किसके अंदर आ रहा है, द्विकवचीय केवल एक के अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर आ जाएगा। अनअपघटनीय क्योंकि इसीलिए उसको ज्यादा टाइम लगता है, चीफ प्रोड्यूसर अपन कहते हैं, ज्यादा टाइम लगता है कंपोजिशन में, डिकम्पोजिशन में, ठीक है, वो आपके पास है। फिर देखा साइनोबैक्टीरिया के लिए कितने कथन सत्य है, नोइसो को रहना बिना साइनोबैक्टीरिया के सदस्य हैं। साइनोबैक्टीरिया में दो अग्रस्त भाग में फ्लेजिला स्थित होते हैं, इनमें ट्राइकोम की बाहरी सतह पर श्लेष्मी आवरण हो सकती है, और चौथा लिखा है धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट जो है यहां पर क्या है, सही है। तो पहला जो कथन लिखा नोइस्ट्रो को रहना बिना, वैसे इसके अंदर सही है, नोइस्ट्रो को रहना बिना। एनसीईआरटी में आपको एक इमेज भी दे रखी है, वो सही स्टेटमेंट है। साइनोबैक्टीरिया में दो अग्रस्त भाग में फ्लेजिला स्थित होते हैं, तो ये नहीं मिलता है, फ्लेजिला नहीं मिलेंगे आपको साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। ट्राइकोम की बाहरी सतह पर श्लेष्म म्यूसिलस जो होता है, एनसीईआरटी में चित्र आपको दे रखा है, सही है। धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हो तो ये करते हैं। तो अपने पास कितने स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है, आंसर अपना हो जाएगा 21 का जो है तीसरा यहां पर हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन का जो लिखा तीसरा वो यहां पर हो जाएगा। फिर आपके पास सिंपल सा लिखा है, नीचे दिए गए प्रोटिस्ट के लक्षणों के संदर्भ में सही मिलाए गए युग्म को पहचानना। आपको लक्षण दे रखे, ये डायटम से, डायनोफ्लेजिलेट से और यूग्लिनोइड से, ठीक है। एक कोशिकीय के निष्क्रिय रूप से तैरते हुए सजीव, डायटम्स में क्या अनुपस्थित होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स में उपस्थित, फिर अनुपस्थित। वर्णक पर्णहरित ए लिखा, उपस्थित उपस्थित अनुपस्थित। सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति उपस्थित उपस्थित अनुपस्थित, और लिखा जैव प्रवृत्ति अनुपस्थित अनुपस्थित और उपस्थित। क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, उसके बाद में इसके आंसर की ओर अपन चलते हैं। सही आपको यहां पर मिलाना है। सही आंसर की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका आंसर जो जाएगा, जैसे लक्षण लिखा है, इसका आंसर जाएगा तीसरा। सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति होती है, वो उपस्थित होती है डायटम्स में भी, डायनोफ्लेजिलेट्स में भी, बट यूग्लिनोइड्स की बात करेंगे यहां पर नहीं होती, क्योंकि आपने यूग्लिनोइड्स में प्रोटीन की भी बात यहां पर अपन करते हैं, पेलिकल वगैरह की, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, ये सबसे तेज, सबसे छोटे पतली भित्ति वाले रोगकारी जीव हैं, ये वायरस से कोशिकीय संगठन होने में भिन्नता रखते हैं। फिर लिखा 70S राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये कई प्रतिजैविकों के लिए असंवेदनशील होते हैं, और चौथा लिखा है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक तथा आनुवांशिक पदार्थ के बिना जीवित रह सकते हैं।
तो आपको यहां पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर अपन बात करेंगे तो ये लिखा है, ये सबसे छोटे पतले भित्ति वाले, भित्ति तो क्या इनके अंदर होती है क्या भित्ति, यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। माइकोप्लाज्मा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है, और रोगजनक होते हैं बहुत सारे जीवों के लिए। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पर हो जाएगा। लिखा है ये वायरस से कोशिकीय संगठन होने में भिन्नता रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, वायरस अलग है, बैक्टीरिया सॉरी नेक्स्ट अपन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की जो बात कर रहे हैं, मोनेरा की जो बात कर रहे हैं, या बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है, अलग है वायरस से। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट लिखा है, वैसे यही अपने पास क्या हो गया, सही स्टेटमेंट, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट अपन नहीं करें। मोनेरा जगत के सदस्य मुख्यतः होते हैं व्यवहार और उपापचय विविधता में अत्यंत सरल, उनकी आकृति के आधार पर दो समूह में बांटा गया है। फिर लिखा लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है और काय संरचना में शिथिल उत्तक यहाँ पर होते हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे। मोनेरा जगत की यहां पर अपन बात कर रहे हैं, व्यवहार और उपापचय विविधता में क्या अत्यंत सरल होते हैं क्या, नहीं होते हैं, जटिल होते हैं। उनकी आकृति के आधार पर दो समूह में बांटा गया, नहीं चार में बांटा गया, सभी स्थानों पर मिलते हैं, दृढ़ कोशिका भित्ति यहाँ पर उपस्थित होती है, बिल्कुल सही बात है। उत्तक तो कहां होते हैं, ठीक है। लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है का उदाहरण है गोनियालेक्स, तेजी से वृद्धि और समुद्र में लाल तरंगे उत्पन्न करता है और समुद्री आवास में नहीं पाया जाता है, निम्न में से सही का आपको यहां पर क्या करना है, चुनाव करना है। तो इसका उदाहरण गोनियालेक्स है, नो डाउट सही बात है, तेजी से वृद्धि करती है। अपन ने रेड टाइड पढ़ा था, रेड टाइड अपन पढ़ते हैं, ठीक है, विष भी यहाँ पर उत्पन्न करते हैं, समुद्र में ही तो कर रहे हैं, जो एक्वेटिक अपना एनवायरमेंट है वहां पर ही तो कर रहे हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा है वो गलत है, बाकी वो ए और बी क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन चलते हैं, विषाणु के संदर्भ में सही कथन को आपको चिन्हित करना है। विषाणु वैकल्पिक परजीवी होते हैं, कोशिका भित्ति बाहरी आवरण होती है, इसके कारण कंठमाला, मम्स, चेचक और हर्पिस होता है, और एक विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो आपके पास लिखा है विषाणु वैकल्पिक परजीवी होते हैं, गलत है, अवैकल्पिक की बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा लिखा कोशिका भित्ति, गलत है, प्रोटीन पे की अपन यहाँ पर कैप्सिड वगैरह की बात करते हैं। तीसरा लिखा कंठमाला, मम्स, चेचक और हर्पिस, हाँ तीनों जो रोग हैं वो इसी से यहाँ पर होते हैं, और एक विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी नहीं हो सकते, तो अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। निम्नांकित में से गलत युग्मों की सही संख्या का चुनाव आपको करना है, कितने युग्म जो है वो सही है। अलैंगिक जनन जो है डायटम्स में द्विविभाजन करता है, सुनहरा शैवाल डाइनोफ्लेजिलेट से। तीसरा लिखा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी डाइनोफ्लेजिलेट्स में डायटम्स में उपस्थित होता है। चौथा लिखा है अवपंक फफूंद में कोशिका जनन के समय भित्ति अनुपस्थित होती है। तो गलत युग्मों की जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, अलैंगिक जनन डायटम्स में द्विविभाजन द्वारा होता है, ये आपके पास सही है। सुनहरे शैवाल डेस्मिड, गलत है यहाँ पर ये। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल सी की बात करें डायटम्स में उपस्थित होते हैं कुछ में। अवपंक फफूंद में कोशिका, ठीक है, जनन के समय भित्ति अनुपस्थित होती है, तो जो रिप्रोडक्टिव स्लाइम मॉल्स उसी टाइम में आपके पास होती है, तो दो सही और दो क्या है, गलत है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कितने वर्ग, गण एवं कुल वर्गीय संवर्ग से संबंधित है। वर्ग, गण और कुल, जो सात जो उसमें से तीन आपको बताना है। मोनोकोटिलिडेंस, मेमेलिया, एम्फीबिया, कैनेडी, फेलिडी, होमिनिडी, कैनिस, फेलिस, कार्निवोरा, प्राइमेट और सेपिंडल्स। ये आपको विकल्प दे रखे कितने कितने सही है। इनका यही ट्रिक है कि आगे पीछे के देख लो कितने कितने हैं इसके अंदर, वर्ग, गण और कुल सारा देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो काम आपका यहाँ पर आसान हो जाएगा। मोनोकोटिलिडन की अपन बात करते हैं, वो आपके पास क्या है, वर्ग है। वैसे इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से देखना है, और जो थ्योरी है वो भी बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, कौन सा वर्ग है और कौन सा गण है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मोनोकोटिलिडन वर्ग है, डाइकोटिलिडन वर्ग है, इंसेक्टा और मेमिलिया ये क्या है, वर्ग आपके पास है। तो मोनोकोटिलिडन यहाँ पर आपके पास हो गया है वर्ग, मेमिलिया आपके पास हो चुका है वर्ग, और एम्फीबिया भी आपके पास क्या हो चुका है, वर्ग यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। कॉर्डेटा जो फाइलम है
उसी का एक वर्ग है, एक क्लास है जो एम्फीबिया है वो। तो 3 यहाँ पर आपके पास क्या हो चुके हैं, वर्ग हो चुके हैं। तो 3 किसके अंदर आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं, और फिर भी आप देख के बता दो तो कमेंट सेक्शन खुले आपके लिए बता सकते हैं। नेक्स्ट लिखा पैरामीशियम जो है सिलिएटेड प्रोटोजोवन है। दूसरा लिखा सीलिया द्वारा व्यवस्थित जल धारा दर्शाता है जो भोजन को ग्रसिका तक पहुंचाने में सहायक है। और तीसरा लिखा एक गुहा होती है जो सतह के बाहर खुलती है। और चौथा लिखा उपरोक्त सभी यहाँ पर है। पैरामीशियम के बारे में बात की, ठीक है। पैरामीशियम जो एनसीईआरटी में गिवन आपको है, तो सिलिएटेड है, इसकी सतह पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया द्वारा व्यवस्थित जल धारा दर्शाता है जो भोजन को ग्रसिका तक पहुंचाता है। सिंपल सा एक ओपनिंग होती है, और वो गुहा की बात करा तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही यहाँ पर हो जाएंगे। चित्र आपको यहाँ पर दे रखा है, कवक तंतु एन, उसके बाद में फ्यूज ये हो रहा है, जुड़ रहा है, तो द्विकेंद्रक अवस्था आ रही है N+N। उसके बाद में कैरियोगेमी जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं, द्विगुणित अवस्था, और उसके बाद में मियोसिस यहाँ पर हो रहा है, एक गुणित बीजाणु यहाँ पर आपके पास बन रहे हैं। तो जीवन चक्र का ये जो क्रम आपको बताया जा रहा है, ये किसका है, तो जीवन चक्र का ये जो क्रम बताया जा रहा है ये इसका है। मशरूम आपने सुना होगा, ठीक है, फंगस की यहाँ पर जो अपन बात करते हैं, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। जो 4 आपको बता रखा है फाइलों से लेकर लास्ट तक जो आपको बता रखा फंगस के बारे में, उसमें से कौन सी कैटेगरी में ये इस प्रकार का आपको देख रहा है। नेक्स्ट लिखा अमीबीय प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में, ये शुद्ध जल, समुद्री जल या नम मृदा में रहते हैं। अमीबा में गमन व शिकार को पकड़ने के लिए कूटपाद होते हैं। तीसरा लिखा एंट अमीबा प्रकाश स्वपोषी पोषण दर्शाता है। चौथा लिखा है समुद्री रूप में सिलिका का खोल यहां पर होता है। गलत ये पूछ रहा है, तो गलत आपके पास सिंपल सा होगा स्टेटमेंट नंबर तीसरा, प्रकाश स्वपोषी पोषण नहीं होता है ये, ठीक है, विषम पोषी अपन एक तरह से अपन कहेंगे। लिखा है नेक्स्ट, क्यों हम हमेशा ड्यूटेरोमाइसीट्स को अपूर्ण कवकों का वर्ग माना जाता है। ये कोनिडिया द्वारा प्रजनन करते हैं, इनके जीवन चक्र में लैंगिक अवस्था का अभाव होता है। जब इन कवकों का अलैंगिक प्रजनन खोजा जाता है, वैसे ही इन्हें कवकों की अन्य उपयुक्त वर्ग में स्थानांतरित करते हैं। और चौथा लिखा है इनके सदस्य हमेशा निम्न वर्गीय कवकों की संरचना प्रदर्शित यहां पर करते हैं। तो सिंपल सा इसका भी आंसर है, क्योंकि जनन के आधार पर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर लैंगिक अवस्था वाला जो होता है वो क्या होता है, अभाव यहां पर होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न लिखा है स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को आपको मिलाना है। यहाँ पर कैटेगरी लिखिए राइजोपस, पक्सिनिया, स्टेलेगो, रेगेरिस। इनका एग्जांपल की बात करेंगे तो मशरूम, स्मट फंगस, रस्ट फंगस, ब्रेड मोल्ड और डंग मोल्ड। इनका आपको क्या करना है, मिलान यहां पर करना है। तो मिलान जब आप करेंगे तो राइजोपस की अगर अपन बात करें तो राइजोपस आपके पास है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। पक्सिनिया की बात करेंगे तो वो रस्ट फंगस है। अस्सेलिगो की बात करेंगे वो स्मट है। और अगेरिकस की बात करेंगे वो क्या है, मशरूम है। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर दूसरे में। कथन लिखा है यीस्ट किण्वन क्रिया को प्रदर्शित करता है, वे केवल अवायवीय शोषण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से आपको कथन और कारण क्या है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सही है या नहीं है, यह आपको सिंपल सा बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है यीस्ट किण्वन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखा केवल वे अवायवीय शोषण प्रदर्शित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, गलत है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं तो वो अवायवीय है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन केवल करते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है। वायु की उपस्थिति में भी यहाँ पर करते हैं, तो कारण यहाँ पर गलत है और कथन सही है। नेक्स्ट देखिए प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिका का मुख्य कार्य पाचन के समय संकुचित होना है। तो यहाँ पर जो कथन लिखा है और कारण लिखा है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा सही और कौन सा गलत है। प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो पाचन के समय काम कर रही है, मुख्य कार्य पाचन है, नहीं, मुख्य कार्य भोजन का अंतर्ग्रहण है और मूवमेंट जो मोटिलिटी है वो यहाँ पर होगा। तो सेम वही कथन सही और कारण गलत है। फिर आता है निम्न में से कितने जीवों में संकुचनशील कवक जाल होता है। ब्रैंकेट कवक, न्यूरोस्पोरा, स्मट कवक, ट्राइकोडर्मा, एल्ब्यूगो, अल्टरनेरिया, म्यूकर और मशरूम। तो जो यहाँ पर लिखा है संकोशीय कवक जाल या सिनोसाइटिक माइसीलियम जिसे अपन कहते हैं, वो आपके पास सिंपल सा किसके अंदर मिलता है, वो आपके पास
फाइकोमाइसिटीज में यहाँ पर मिल रहा है। और फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जांपल है वो आप देखेंगे तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। म्यूकर आपके पास ये रहा, एल्ब्यूगो ये रहा, तो यहाँ पर केवल 2 आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास लिखा है, कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है, चल कोशिका अनुपस्थित होती है, माइटोस्पोर्स एक गतिशील कवक सूत्र बहुकेंद्रकीय और लिखा है अर्धसूत्री विभाजन का स्थल बीजाणुधनी। उपरोक्त दिए गए लक्षणों में से कौन सा समूह सर्वाधिक संबंधित है? ठीक है, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है वो किससे सबसे ज्यादा सही आपको बताई जा रही है? अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था, वही आपके पास होगा। म्यूकर और राइजोपस की जो अपन बात करते हैं, फाइकोमाइसिटीज की जो अपन बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बता रहे, पांचों की पांचों आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। मिलान आपको करना, इन साइंटिस्ट के नाम दे रखे और उन्होंने कौन कौन सी खोज की थी। टीओ डाइनर, डब्ल्यूएम स्टैनली, आरएच व्हिटेकर, एमडब्ल्यू बेजेरेनिक रिनेक आपके पास लिखा है। और आगे इन्होंने जो खोज की थी वो आपके पास सिंपल सी लिखी है। तो जो टीओ डाइनर है उसने क्या किया था, वायरॉइड की खोज की थी। डब्ल्यूएम स्टैनली ने क्या किया था, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। आरएच व्हिटेकर साहब ने क्या किया था, 5 जगत वर्गीकरण दिया था। एमडब्ल्यू बेजेनिक ने संक्रामक जीवाणु या जीवित तरल की यहां पर खोज की थी। वैसे स्टेटमेंट फर्स्ट से आपको पता चल जाता है कि ये सेकंड यहां पर इसका आंसर होगा। फिर 4 चित्र आपको दिए गए हैं। व्हिटेकर द्वारा दी गई पद्धति के अनुसार ए से डी जीवों में संबंधित जीवों के जगत की संख्या यहां पर कितनी होगी? संबंधित जीवों की यहां पर ये बात कर रहा है, संबंधित जीवों के जगत की यहां पर ये बात कर रहा है। तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख सकते हैं। आपके पास वायरस में जाता है, या आपके पास किसके अंदर जाता है, मोनेरा के अंदर यहां पर जा रहा है। और ये आपके पास जो बचा है ये आपके पास किसके अंदर जा रहा है, किसके अंदर ये जा रहा है, आपके पास सिंपल सा फंगस की वो बात कर रहे हैं, उसके अंदर यहां पर जा रहा है। तो ये आपके पास म्यूकर जो दे रखा है, ये आपके पास सिंपल सा क्या हो जाएगा, म्यूकर जो आपको दे रखा है वो आपके पास फंगस है, और ये आपके पास क्या दे रखा है, प्रोटिस्टा यहां पर आपको गिवन है। तो केवल एक ही इसका यहां पर होगा आंसर, बाकी सब अलग अलग ही। निम्नलिखित लक्षणों को आपको पढ़ना है और बताना है कि कितने जो कथन है तंतु में नीलहरित शैवाल नोस्तोक के, नीलहरित शैवाल में नोस्तोक के संदर्भ में सही है। पहला लिखा है कायिक कोशिका में नाइट्रोजनस एंजाइम की क्रियाशीलता वायवीय अवस्था में होती है। दूसरा लिखा श्लेष्म आच्छादित आवरण, और तीसरा लिखा है नाइट्रोजन में कार्बन स्थिरीकरण एंजाइम की उपस्थिति यहां पर होती है। तो क्या नाइट्रोजन व कार्बन दोनों के बारे में बात करते हैं? नहीं, श्लेष्म आच्छादित आवरण इसके अंदर होता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम यहां पर होता है। तो स्टेटमेंट 2 यहां पर क्या है, सही है। अब नेक्स्ट चित्र आपको दे रखा है, इसको आपको पहचानना है, सिंपल सा, बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। पहला जो दे रखा है वो कोकस है अपने पास, दूसरा जो दे रखा है वो बेसिलस है, तीसरा जो दे रखा है वो स्पाइरुला सर्पिला, और चौथा दे रखा है कोमाकार है विब्रियो। तो ये ऑप्शन फर्स्ट में आपको मिलेगा। कितने कथन सत्य है ये आपसे पूछ रहा है। माइकोप्लाज्मा के बारे में अभी कुछ समय पहले स्टेटमेंट आए हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, सबसे छोटे सजीव है। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो ये तो गलत है, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा पादपों और जंतुओं में रोगजनक होते हैं, सही बात है, होते हैं। जीवाणु में वास्तविक लैंगिकता नहीं पाई जाती। और छठा लिखा है जीवाणुओं में लैंगिक जनन का एक प्रकार जिसमें एक जीवाणु से दूसरे में आधे डीएनए का स्थानांतरण पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा मैंने गलत कर ही दिया, रोगजनक होते हैं, वास्तविक लैंगिकता नहीं पाई जाती है, बट यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है। तो एक को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है यहाँ पर, उक्त कथनों का चुनाव कीजिए जो डायटम्स पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। पहला लिखा है डायटम्स का कोशिका भित्ति सिलिका से संसेचित हो सकती, मतलब इम्प्रेग्नेटेड हो सकती है। कोशिका भित्ति 2 अर्धक्ष कवकों द्वारा बनी होती है जो दृढ़ता पूर्वक साथ साथ लगी होती है। डायटम्स एक क्राइसोफाइट से, और डायटम्स की कायिक कोशिकाएं बहुकशाभिये होती है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, बिल्कुल सिलिका से होती है। 2 कवच होते हैं, ये भी सही है। क्राइसोफाइट्स सही है, बहुकशाभिये नहीं होती है यहां पर, ठीक है। यूग्लिना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यूग्लिनोइड्स में कशाभ होते हैं,
यदि यूग्लिना का लगातार अंधेरे में रखा जाए तो प्रकाश संश्लेषी गतिविधियों के न होने के कारण ये मर जाएगा, या यूग्लिना के वर्णक हर पादपों के वर्णक से पूर्णतः भिन्न होते हैं और यूग्लिना समुद्री प्रोटिस्ट है। 44 में आप देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो यूग्लिनोइड्स में कशाब होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी के आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी वो कर सकता है अपना, ठीक है। पूर्णतः भिन्न नहीं होते हैं यहाँ पर, यूग्लिना समुद्री प्रोटिस्ट नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट 45वां प्रश्न, कोशिका भित्ति के स्थान पर इनमें प्रोटीन आधिक्य वाली पेलिकल होती है जो इनके शरीर का लचीला बनाती। दूसरा लिखा है इनमें दो फ्लैजिला, एक छोटी व एक लंबी होती है। तीसरा लिखा इनमें मिक्सोट्रोपिक पोषण पाया जाता है। चौथा लिखा है ये प्रकाश संश्लेषी होता है, अंधेरे में विषम पोषी होता है। पांचवा लिखा है ये पादप और जंतुओं के बीच में क्या है, योजक कड़ी यहाँ पर होते हैं। तो इसका जो कथन लिखे हैं वो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो आपके पास किससे है, डाइनोफ्लेजिलेट से ये संबंधित है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मैच आपको करना है। यहाँ पर लिखा कवक के बारे में फाइकोमाइसिटीज, एस्ट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और आपके इसके जो दूसरे नाम है वो यहाँ पर लिखे हैं। तो एस्ट्रोमाइसिटीज आपके पास कौन सा होता है, शेवाल कवक, सॉरी फाइकोमाइसिटीज। एस्ट्रोमाइसिटीज आपके पास होता है सेक फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज होता है क्लब और ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है अपूर्ण कवक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा वो सही यहाँ पर हो जाएगा। फिर लिखा है प्राचीन समय में साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव थे जिन्होंने वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान की। कारण लिखा है साइनोबैक्टीरिया रसायन स्वपोषी था। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है, कथन जो लिखा है प्राचीन समय में साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में ऑक्सीजन देते थे। साइनोबैक्टीरिया रसायन स्वपोषित थे क्या, रसायनों से काम करते थे क्या, साइनोबैक्टीरिया तो अपने पास प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह मिल रहा था, ठीक है, पादपों के जैसे। तो ये आपके पास सिंपल सा जो कारण लिखा हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कथन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मोरेल्स और ट्रफल्स खाने योग्य कवक है, एस्कोकार्प खाने योग्य होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण देता है, सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा लिखा सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा लिखा कथन सही है किंतु कारण गलत है। और चौथा लिखा कथन और कारण दोनों क्या है, गलत है। तो मोरेल्स और ट्रफल्स जो होते हैं खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल इनको खाते हैं। क्यों, एस्कोकार्प भी यहाँ पर क्या है, खाने योग्य जो कैटेगरी यहाँ पर वो बता रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एस्कोमाइसिटीज में कवक जाल सामान्यतः पट्टयुक्त तथा शाकित होते हैं। कोनिडिया अलैंगिक बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण एस्कोमाइसिटीज में कोनिडीय धर पर अंतर्जात रूप से होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ सदस्य मृतोपजीवी या कुछ परजीवी होते हैं जबकि अधिकांश सदस्य लिटर का अपघटन करते हैं। और चौथा लिखा बेसिडियोमाइसिटीज में कैरियोगेमी तथा अर्धसूत्रीय विभाजन बेसिडियम में होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा है वो आपके पास क्या, एस्कोमाइसिटीज में कवक जाल सामान्यतः पट्ट युक्त यहाँ पर होते हैं और शाखित होते हैं, तो ये सही है। दूसरा जो लिखा है कोनिडिया अलैंगिक बीजाणु है, ये सही है, बट उनका निर्माण एस्कोमाइसिटीज में अंतर्जात होता है या बहिर्जात है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहले भी यहाँ पर आपके पास आया था, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर लिखा है विषाणु और वायरॉइड के मध्य अंतर क्या है। तो पहला लिखा है प्रोटीन आवरण वायरॉइड में अनुपस्थित होता है जबकि विषाणु में उपस्थित होता है। विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए उपस्थित होता है जबकि वायरॉइड में अनुपस्थित होता है। तीसरा लिखा है ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों। और चौथा आपके पास लिखा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अंतर की बात करेंगे तो अंतर आपके पास मेन अंतर यही है, प्रोटीन आवरण वायरॉइड में अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। आ रही है बात समझ में, आ रही है, जबकि जेनेटिक मटेरियल की अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। होता तो है ही, कवरिंग की अपन जो बात करते हैं वो यहाँ पर नहीं होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं है।
डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अराइजन करियर एकेडमी से आपको मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में मिलते हैं। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस का आपको नीड है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। 100% आपका काम हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।